हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने शुरू कर रखे हैं। वो चैप्टर बहुत बड़ा है और 45 क्वेश्चंस है अराउंड, तो इसी वजह से वो साथ साथ होते रहेंगे। आधे मैंने करवा दिए थे, बाकी वीडियो बीच बीच में आती रहेगी, तो उसकी वजह से दूसरे चैप्टर्स का लॉस ना हो, इसलिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंटेक्स प्लस में सारे बैक साइड के क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट में प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका। अगर कोई सिस्टम दे रखा है जिसके अंदर क्या है, मैग्नीज 2+ किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीज के अंदर, तो मैग्नीज 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर हो रहा है, मैग्नीज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Mg2+ का Mg, वो मेज़र होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। इसका मतलब ये हुआ कि Mg2+ किस में कन्वर्ट होना चाहता है, Mg के अंदर, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका रिडक्शन होगा। अगर इसका रिडक्शन है तो दूसरा सेल भी होना चाहिए जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइज मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो मैग्नीशियम 2+ आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीशियम के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीटी सॉलिड। पीटी सॉलिड का मतलब प्लेटिनम रोड या फिर पीडी सॉलिड भी हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड। तो वो क्या हो रहा है, पीटी मतलब मेटल का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि ये गैस होती है, ये एडजॉर्ब होती है मेटल के ऊपर। तो पीटी सॉलिड H2 गैस 1 ATM, तो ये क्या हो रहा है, H+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मतलब H2 क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन देके H+ के अंदर 2H+, मतलब क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम के अंदर। ठीक है, मतलब एक, जैसे आपने अपने दोस्त से चॉकलेट मांगी, तो एक जब चॉकलेट देगा तभी तो दूसरा लेगा ना। अगर चॉकलेट है ही नहीं तो देगा क्या और लेगा क्या, है ना। तो सेम इसके केस में है। अब हम क्या करेंगे, एक सेल को वो करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक क्या होगा, रिडक्शन हाफ। ठीक है, एक साइड हमने लेना है मैग्नीज और उसके अंदर मतलब रोड मैग्नीशियम की, तो ये क्या हो गया, हमारी रोड होगी, ये दूसरी रोड होगी, ये कनेक्ट हो गया आपस में। यहाँ पे क्या होगा, एक सोल्ट ब्रिज होगा, सोल्ट ब्रिज जो आयन को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या लेना है हमें, सेल कंसिस्टेड ऑफ मैग्नीज सल्फेट एज एनोड, मतलब ये क्या है हमारा एनोड। ठीक है, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम, और ये अंदर सॉल्यूशन क्या है, MgSO4। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेना है, ये किसकी है, पीटी की रोड, मतलब प्लेटिनम की रोड, जिसके ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, मतलब यहाँ पे क्या है, H+ आयंस। तो ये क्या कर रहे हैं, H+ आयंस, यहाँ पे मैग्नीज क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा 2, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये H+ क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके और H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये H2 गैस क्या होगी, इस पीटी रोड के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। इसी वजह से हम पीटी रोड को यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लेटिनम रोड भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। थोड़ा सा मैशी हो गया, लेकिन कोई नहीं, समझ में आना मेन है, बिना डायग्राम के शायद नहीं आ पाता ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले जब सेल रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो क्या कैसे होती है, एनोड, फिर सोल्ट ब्रिज, और फिर क्या आएगा, कैथोड की रिएक्शन। ठीक है, अगर और ज़्यादा खोल के लिखें तो क्या होगा, पहले मेटल होगा, और फिर ये जो एक लाइन है ना, ये एक लाइन ये ऐसे रखते हैं, ये क्या होता है, फेज़ को अलग करना होता है, मतलब अलग अलग फेज़ में, जैसे एक एक्वस में है, एक गैस में है, एक लिक्विड में, एक सॉलिड में, ऐसे जब हम क्या करते हैं, फेज़ को अलग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेटल का आयन, फिर ये क्या आएगा, 2 लाइन का मतलब होता है ये सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद फिर क्या आएगा,
ये तो क्या हो गया एनोड की रिएक्शन। अब क्या लिखनी है हमने कैथोड। कैथोड भी क्या होगा रिडक्शन होता है, इसका मतलब पहले क्या होगा मेटल आयन, तो M पॉजिटिव मेटल आयन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेके अपने रिस्पेक्टिव मेटल या फिर गैस जो भी हो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है सेल रिप्रेजेंटेशन कि एनोड फिर सॉल्ट ब्रिज फिर कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे इनके नीचे फेज लिख देना कौन से फेज में है ये। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ये तो क्या हो गया सिंपल मेटल अगर होता दूसरा मेटल होता, लेकिन अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा इसका Pt या Pd जो फिर मेटल ले रखा है वो भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि MgMgSO4 क्या होगा एनोड का काम करेगा और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा कैथोड का। तो एनोड के ऊपर क्या होगा ऑक्सीडेशन, मतलब Mg क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Mg2+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज 1 मोलर लिया था एक्वस, एक्वस मतलब जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो आयंस वो। ठीक है, अब क्या हो रही है दूसरी रिएक्शन क्या हो रही है H+ आयंस क्या कर रहे हैं यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दिए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन H+ गेन करके क्या हो रहा है H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और गैस की कंसंट्रेशन किस में लिखी जाएगी बार। ठीक है, तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा मेटम जो रोड डीप की गई है चाहे वो प्लैटिनम की हो या प्लेडिनम की हो। अब इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देन द EMF ऑफ सेल इज मेजर्ड। EMF कैसे होगी, EMF होती है कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। तो E0 ऐसे निकल आएगी। किसकी किसकी EMF निकालनी थी हमने Mg की। ठीक है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की कैसे आएगी राइट माइनस लेफ्ट। राइट में क्या है हमारा H+। अब जो E0R मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी हाइड्रोजन की वो क्या होती है ज़ीरो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ज़ीरो होता है हाइड्रोजन का, ये याद रखना। तो क्या आ जाएगा इसकी जगह ज़ीरो और फिर माइनस E0L। इसका मतलब क्या हो गया E0 जो स्टैंडर्ड E0 होगी वो क्या किसके इक्वल होगी माइनस E0 लेफ्ट के। मतलब जितनी इसकी EMF होगी ना वही क्या होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसका मैग्नीशियम का। अब देखो हमने किसका निकाला है Mg से Mg2+। हमारे क्वेश्चन में क्या था Mg2+ से Mg, तो यहाँ पे क्या ही है E0 आ गई हमारी माइनस E0 लेफ्ट। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी दे दी हो तो ये क्या आ गई, ये तो किसकी आई है हमारी Mg से। जब Mg2+ के अंदर जा रहा है हमने किसकी निकालनी थी Mg2+ से Mg, तो क्या करेंगे हम इसे रिवर्स कर देंगे, नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो E0 क्या आ जाएगी प्लस E0 लेफ्ट। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये तो मैंने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी कोई नहीं डाउट हो तो पूछ लिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पोट। मतलब जैसे ये क्या है हमारा जिंक पोट है। ठीक है, जिंक से बना हुआ ये कंटेनर है। ये कंटेनर किसका है जिंक का बना हुआ है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया कॉपर सल्फेट। वैसे कॉपर सल्फेट क्या होता है ब्लू कलर का होता है, लेकिन अब मैंने बना दिया तो याद रखना। तो अंदर क्या है इसके कॉपर सल्फेट। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस जिंक पोट के अंदर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख सकते हैं क्या हम, क्या ये सुरक्षित रहेगा इसके अंदर। तो इसी सेम उसी तरीके से जैसे आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, और सामान रखना है अपना, तो सामान रख देते हो। अगर वो चोर होगा सामने वाला जिसके मतलब जहाँ पे आप सामान रख रहे हो, तो सामान क्या होगा बचेगा नहीं बचेगा ना। तो कैसे रख पाओगे आप सामान वहाँ पे जब वो चोर ना हो। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से है। ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे कब सुरक्षित रहेगा, जब ये जिंक की जो कंटेनर है ये इसके साथ रिएक्ट ना करे, इसको रिप्लेस ना करे। ठीक है, तो हम देखेंगे अब इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर है ये कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा इसको सॉल्यूशन के अंदर। अब जो हमारा जिंक है वो क्या होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
तो ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। देखो कॉपर सल्फेट था, जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस, तो क्या हो गया ZnSO4 + Cu, मतलब कॉपर बाहर निकल गया और जिंक ने यहाँ पे अंदर जो ये सल्फेट हम सोच रहे थे कि ये कॉपर सल्फेट है, लेकिन ये क्या बन गया, थोड़ी देर बाद ये जिंक सल्फेट बन गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते हैं जिंक पॉट के अंदर। क्यों? क्योंकि जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को रिप्लेस करता है उसके सल्फेट से। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट है, कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। मतलब हमें टेबल दे रखा होगा नीचे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखी होंगी और हमें क्या करना है, 3 सब्सटेंस ऐसे चूज़ करने हैं जो क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे किसको, फेरस को, फेरस आयन, ठीक है, सुटेबल कंडीशंस के अंदर। तो सब्सटेंस क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दे और खुद का रिडक्शन। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कब करवाएंगे, जब खुद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। देन फेरस आयंस कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए किससे, फेरस आयन से, उसकी वजह से ही वो ऑक्सीडाइज करेंगे फेरस आयंस को। अब फेरस आयन कौन सा होता है, Fe2+ को Fe3+ के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe2+ क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये होता है फेरस आयन, ये होता है फेरिक आयन, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, -0.77 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट द सब्सटेंस हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन 0.77 वोल्ट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस टू फेरिक आयन। मतलब जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना किससे, 0.77 वोल्ट से, वो क्या करेगा, फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक आयन के अंदर। तो ऐसे कौन से होते हैं, 3 सब्सटेंस कौन से हैं, एक तो F2 है, एक Cl2 है, एक O2 है, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होते हैं, इसी वजह से ये क्या कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा और खुद का रिडक्शन करवा लेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है F2Cl2O2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। मतलब हमने पोटेंशियल निकालना है किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जो किसके कांटेक्ट में एक सॉल्यूशन के जिसका pH क्या है 10। मतलब जैसे ये है यहाँ पे क्या है, पीटी वायर, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब है इसके अंदर। तो क्या करना है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसका pH क्या है 10 है, तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो कैसे होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे लिखा जाएगा कि H+ इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ H2 के अंदर, ठीक है। और क्या दे रखा है, pH 10 दे रखा है। pH 10 क्या होता है, pH = -log, और यहाँ पे क्या होता है, H+ की कंसंट्रेशन। तो H+ की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे हम, वो कैसे निकलेगी, लोग को उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये यू का यूँ, तो 10 की पावर -pH, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, एक सेकेंड, ये H+ की कंसंट्रेशन निकालनी हमने, ठीक है, pH से। तो H+ कैसे निकलेगा, H+ निकलेगा 10 की पावर माइनस जो pH दे रखा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो pH कितना दे रखा है 10, तो H+ की कितनी कंसंट्रेशन होगी, 10 की पावर -10। आगे से अगर आपको जैसे इसमें pH दे रखा है ना, यूँ आगे कभी भी पूछ लिया जाए कि H+ की कंसंट्रेशन, तो क्या करना, 10 की पावर में माइनस करके और यहाँ पे pH लिख देना जो भी क्वेश्चन में दे रखी हो, ठीक है, इससे ईजी हो जाएगा आपका। अब नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी, नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है,
ई नोट निकालनी है, H प्लस से H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ई नोट माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन H प्लस, ठीक है। क्योंकि H प्लस नीचे क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है ना, प्रोडक्ट में क्या है H2, तो H2 की कंसंट्रेशन क्या होगी 0, ठीक है, मतलब वो है ही नहीं, तो 1/H प्लस। H प्लस कितना दे रखा है 10 - 10, या फिर जो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, ई नोट माइनस 0.059 अपॉन N log 1 अपॉन H प्लस, ठीक है। N की वैल्यू क्या है, क्या कर रहा है ये, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है ना यहाँ पे, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ई नोट कहाँ से कहाँ तक, H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, माइनस में 0.059 अपॉन N कितना है 1, ठीक है। तो log 1 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन क्या निकली थी 10 की पावर -10। तो क्या आएगा, ई नोट क्या होता है हमेशा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है 0, तो उसकी वैल्यू रख देंगे 0 - 0.059 log डिवाइड बाई 1, तो 1 मतलब इक्वल ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, log 1 अपॉन 10 - 10। अब ये 10 - 10 क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन 10 - 10, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा -0.059 log 10 की पावर 10, ठीक है। अब ये 10 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा कि log m है कोई तो उसकी पावर n होती है, तो क्या आ जाता है n log m, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है log 10 की पावर 10, log 10 की पावर 10, तो ये 10 क्या आ जाएगा आगे 10 log 10, ठीक है। log 10 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे, -0.0591, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा -0.591 वोल्ट आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है ईएमएफ, सारे है ना नर्स्ट इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे मोस्टली क्वेश्चंस। तो क्या करना है, नर्स्ट इक्वेशन क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। कैलकुलेट करना है ईएमएफ किसका, सेल का, जो ये यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है। तो Ni सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Ni2+ के अंदर। तो अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो ऐसे लिखी जाएगी कि Ni2+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और फिर Ag+ किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Ag के अंदर। ये तो हो गया हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। Ni2+ Ag+ की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है 0.002, ठीक है, और Ni2+ की कितनी दे रखी है 0.160, तो ये कंसंट्रेशन दे रखी है। और इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं 2Ag+ है ना, ये तो आपको क्या दे दिया, बिल्कुल यूँ प्लेट में हलवा डाल के दे दिया, वरना क्या करते हैं ये बैलेंस करके रिएक्शन नहीं देते, और इसी वजह से क्या हो जाता है क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 ना दिया होता ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि अगर क्या करना है सबसे पहले बैलेंस करनी है। क्यों, क्योंकि Ni से Ni2+ के अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता मान लिया जाए, तो हम क्या लिखते कि Ag+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag के अंदर, ये तो क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर नहीं दे रखा हो ना तो खुद से बैलेंस कर लेना, बाकी इसमें तो दे रखा है। अब ई नोट की सेल की वैल्यू क्या दे दी 1.05 वोल्ट। अब हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, लोग
यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आएगा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या है, देखो जो ये रिएक्शन है यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट क्या आएगा नीचे। तो प्रोडक्ट क्या लिखना है 0.160 और रिएक्टेंट क्या लिखना है 0.02। अब ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर जो मेटल के आगे मल्टीप्लाई का साइन होगा ना वो क्या हो जाएगा 0.002 उसकी पावर में चला जाएगा। ये चीज़ याद रखना बहुत ध्यान से, ठीक है। अब देखो ई नोट सेल की वैल्यू क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.05 माइनस में 0.059, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोग प्रोडक्ट Ni2+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी 0.160 डिवाइड में Ag प्लस और उसकी पावर 2। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो कोफिशिएंट होगा मेटल का आगे वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, कि जो कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर उसका पावर हो जाएगा, ठीक है। तो होल ट्वाइस, तो ये क्या हो गया 1.05 माइनस 0.0, इसकी जगह क्या लिख सकते हो 0.03 भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल, इतना बड़े की जगह लोग क्या हो गया 0.16 अपॉन, अब इसको सॉल्व करके क्या कर लोगे सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या है इजी है बिल्कुल, 1.05 माइनस में कर दिया। अब ये क्या ले लो 0.03 log 4 इंटू 10 की पावर 4, तो ये कैसे लिखा जा सकता है log 10 की पावर 4 प्लस log 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 आगे आ जाएगा, 4 प्लस log 4 क्या होता है 0.6 होता है, ठीक है। तो ये 4.6 हो गया, 4.6 को मल्टीप्लाई करो 0.3 से, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू आएगी ना उसे 1.05 से माइनस कर देना और फिर आंसर आ जाएगा 0.914। कैलकुलेशन का पार्ट खुद करना पड़ता है, जितना कैलकुलेट करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम थोड़ी ना बताएंगे आपको, कैलकुलेशन खुद करनी है। हम बता सकते हैं मेथड और यहाँ पे कैलकुलेट करवा भी नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में खुद ही करना पड़ता है। फिर यूँ थोड़ी ना है कि अब तो देखने की आदत होगी तो साथ साथ करोगे तो अच्छा है। द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, तो सेल के अंदर रिएक्शन है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी निकालनी है। दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है सेल रिएक्शन का, ठीक है। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, सिंपल है फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले याद होंगे, किसकी वैल्यू क्या है यूनिट क्या है, 3 चीज़ें हैं बस, सीधी वैल्यू पुट की सॉल्व किया आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है 2Fe3 प्लस एक्वस 2I- एक्वस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2Fe2 प्लस प्लस I2, ठीक है। अब I- किस में कन्वर्ट हो रहा है I2 के अंदर, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। 3 प्लस क्या कर रहा है, नहीं I- इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किस में कन्वर्ट हो रहा है I2 के अंदर, इसका मतलब क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा ऑक्सीडेशन। और Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 प्लस के अंदर, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कन्फ्यूज़न तो चलती रहती है, बार बार करेंगे तब भी आएगा। ई नोट की वैल्यू क्या दे दी 0.236 वोल्ट 298 केल्विन पे। निकालना क्या है डेल्टा जी की वैल्यू और के इक्विलिब्रियम, ठीक है। एन क्या है 2, क्योंकि I- किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है I2 के अंदर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। Fe3 प्लस किसके अंदर हो रहा है Fe2 प्लस के अंदर, एक Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। 2 दे रखे हैं तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। एन की वैल्यू क्या होगी 2। ई नोट सेल की वैल्यू पता है हमें, टी की वैल्यू क्या है 298 केल्विन। तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट, ठीक है। तो सीधा सा फॉर्मूला है, एन क्या है 2, यहाँ पे क्या लिखना है एफ क्या होता है फैराडे कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 96485, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 96500, जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए। क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना एफ़ की वैल्यू तो ये ही लिखनी है 96500 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ई नोट की वैल्यू सेम यही 0.236, ठीक है।
तो इससे क्या आ जाएगी डेल्टा जी नोट, और ये किस में होती है, एनर्जी की फॉर्म है तो जूल पर मोल में होगी ये, और हमें किस में निकालना है, किलो जूल के अंदर, तो किलो जूल के अंदर क्या होगा, ये डिवाइड बाई 1000, तो -45.5 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है लोग के सी के इक्विलिब्रियम निकालना था, तो के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए फॉर्मूला याद, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। इसका मतलब ये हुआ कि नर्स्ट इक्वेशन के साथ साथ ये दोनों फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। जो जो न्यूमेरिकल में अब तक फॉर्मूले आए हैं ना, सारे एक पेज पे अलग से लिख लो, ठीक है, और रिवीजन डेली हर तीसरे दिन, या फिर वीक में एक बार संडे आए तब सीधा उठाया फॉर्मूला रिवाइज किया, और एक बार 2-4 न्यूमेरिकल निकाल लेना, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, कोई नंबर नहीं काट सकता फिर आपके फाइनल एग्जाम में, ना ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो log KC किसके इक्वल हो जाएगा, ये सारा इसके नीचे डिवाइड में हो गया। अब ये माइनस साइड इस साइड भी यूं का यूँ रह जाएगा। ये तो मैथ वाले हो या फिर बायो वाले भी इजी है भाई, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो यह सीधा उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूँ का यूँ फॉर्मूला आ गया, हर चीज़ की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है। 298 की जगह 300 ले लेना, 8.314 की जगह 8 ले लो, 2.303 की जगह 2 ले लो, ठीक है। सॉल्व करना इजी, और फिर काट पीट, और फिर आंसर आ गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये इन्होंने गलत दे दी। अब log KC की वैल्यू आप है ना, पता है क्या करना है एग्ज़ाम के अंदर, ये वैल्यू तो बिना उसके log एंटी log की वो जो टेबल होती है उसके नहीं निकाल सकते। अभी कोई ये बता दे एंटी log 7.9 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा बिना उसके टेबल के। तो क्या करना, पेपर के अंदर यहाँ तक करके छोड़ देना, ठीक है। CBSE के अंदर KC इज इक्वल टू एंटी log 7.981। और अगर मान लिया ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसके अंदर क्या होगा, पहली बात तो ये ऐसे फालतू के देंगे ही नहीं कि जिसमें ये यूं वैल्यू निकालनी पड़े जो बिना टेबल सोल्व ही नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, अगर आ भी जाए तो वो देंगे कि एंटी log 7.9 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो यहाँ तक करके छोड़ देना CBSE के अंदर, ये पूरा ध्यान रखना कि वैल्यू पूरी लिखी होनी चाहिए, ऐसे जैसा ये मेथड बता रखा है ना यूँ ही लिखना है, बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा सा भी अलग मत करना, मेथड सेम है। याद क्या करना है, बस समझना है। वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कब, जब हम डाइल्यूट मतलब और ज़्यादा पानी मिलाते जा रहे हैं उसमें। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की वो क्या होती है, इज़ द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वो क्या होती है आयंस की कंडक्टेंस जो कि एक यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे क्या है, इस छोटे से एरिया के अंदर कितने 10 आयन प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्या कर दिया, और पानी मिला दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, 10 की जगह है ना 5 आयन बच जाएंगे। अब एक तो 10 आयन्स की कंडक्टेंस होती, एक 5 आयन्स की कंडक्टेंस होगी, तो किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, 10 आयन वाले की। तो ये जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयन्स हो रहे हैं ना, ये कम होते जा रहे हैं, तो कम होंगे, आयन्स ही कम हो गए तो कंडक्टेंस भी कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, सिंपल। द नंबर ऑफ आयन जो कि करंट कैरी कर रहे थे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे जब सॉल्यूशन क्या करेंगे, डाइल्यूट मतलब और ज़्यादा पानी मिला देंगे, तो जो कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ, सिंपल। बच्चों के गाल पे पिंपल। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लैम्डा नोट m वैल्यू ऑफ वाटर, मतलब क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऑफ वाटर पानी के लिए। तो हम क्या करेंगे, कोलरोश लॉ लगाएंगे। कोलरोश लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का, तो वो कैसे लिखा जाता है, लैम्डा नोट वैल्यू ऑफ वाटर कैसे लिखी जाएगी। अब वाटर है हमारा, वो टूटता है तो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, H++ OH माइनस, इसका मतलब आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है, एक H+ आयन है, एक OH माइनस, तो लैम्डा नोट H+ लैम्डा नोट OH माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
वैल्यू निकाली है वाटर की, तो हमने क्या किया, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस सी एल माइनस प्लस एन ए प्लस ओ एच, मतलब H प्लस चाहिए हमें और OH माइनस चाहिए। तो ऐसे कोई सी सॉल्यूशन देखो जिसके अंदर क्या हो, एक चीज़ जो H प्लस दे दे, एक चीज़ जो OH माइनस दे दे, और फिर बाकी का क्या है, सिर्फ H प्लस और OH माइनस साइन प्रेजेंट हो सॉल्यूशन, बाकी जो आपस में कट पिट जाएं। ठीक है, तो हमें पता है HCl से क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, NaOH क्या दे देगा, OH माइनस। ठीक है, चाहिए क्या, H प्लस OH माइनस, तो एक्स्ट्रा क्या आ गया, Cl माइनस आ गया और Na प्लस, तो इसीलिए हमें क्या ऐड करना पड़ा, Na प्लस Cl, ताकि ये दोनों ऐड करके इसमें से माइनस कर दें हम। ठीक है, तो देखो सेम वही किया है। HCl में क्या है, लैम्डा नोट H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसको ऐड कर दिया किसके साथ, NaOH के साथ, लैम्डा नोट Na प्लस प्लस लैम्डा नोट OH माइनस, और माइनस कर दिया किससे, NaCl से, लैम्डा नोट Na प्लस प्लस लैम्डा नोट Cl माइनस। तो मोलर कंडक्टिविटी HCl की प्लस में NaOH की माइनस कर दे NaCl से, तो इससे क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वाटर। सिंपल, जो आयन चाहिए वो ऐड कर दो और जो एक्स्ट्रा हो उसे माइनस कर देना। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन, इसमें क्या आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप आता है, ये तो थ्योरेटिकल टाइप हो गया थोड़ा सा। अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये क्या होगी, कंसंट्रेशन किसकी, मिथेनोइक एसिड की। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या दे दी, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट याद रखना, साथ साथ याद करोगे तो अच्छा रहेगा। अब हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिसोशिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है, KD। ठीक है, गिवन क्या क्या है, लैम्डा नोट H प्लस की कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी H प्लस की दे रखी है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लैम्डा नॉट HCO माइनस की दे रखी है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, मीथेनोइक एसिड क्या होता है, HCOOH। तो कुछ समझ में आया, आयंस की दे रखी है HCO माइनस की और H प्लस की, दोनों की। तो कंसंट्रेशन कितनी है, 0.025 मोल पर लीटर। तो गिवन जो है वो लिख दो एक जगह पे, लैम्डा एम गिवन, लैम्डा नोट H प्लस गिवन, लैम्डा नोट HCO माइनस गिवन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोलराश लॉ लगा के क्या हो गया, HCOOH की निकल जाएगी, कैसे, लैम्डा नोट H प्लस प्लस लैम्डा नोट HCO माइनस, H प्लस आयन HCO माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी मिथेनोइक एसिड की, क्योंकि मिथेनोइक एसिड HCOOH है वो टूटेगा, तो HCOO माइनस प्लस H प्लस के अंदर ये टूटेगा ना, तो इन दोनों की दे रखी है, इसकी निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो इसकी आ जाएगी, सिंपल। तो क्या आंसर आ गया, 4.404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तो सीधा एडिशन था, सिंपल। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कैसे निकालते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नोट एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी मिथेनोइक एसिड की जो दे रखी है यहाँ पे 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और नीचे क्या आएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, मिथेनोइक एसिड की, वो निकाली हमने 404.2। तो 46 को डिवाइड करेंगे 404 से तो क्या आएगा, अप्रोक्स आएगा 0.114। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिसोशिएशन कांस्टेंट। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, K इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। सी क्या है, कंसंट्रेशन, अल्फ़ा क्या है, जो अभी हमने निकाला डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, तो इसकी वैल्यू पुट करो, सेम यू का यूँ, अल्फ़ा स्क्वायर है तो 0.114 इसका क्या होगा, होल का स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होगा 0.114, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3.67 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर।
तो न्यूमेरिकल जितने सोल्व करोगे उतना अच्छा है। अब क्या आ गया, ये क्वेश्चन आ गए लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, करंट दे रखा है कितना 0.5 एम्पियर, आई की वैल्यू होगी 0.5 एम्पियर। ठीक है, टाइम दे रखा है 2 आवर्स, टाइम किस में, सेकंड के अंदर, तो 2 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, तो 7200 सेकेंड आ गया। देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर्स, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्यू क्या होता है इज इक्वल टू आई टी, चार्ज किसके इक्वल होता है, आई टी के, तो 0.5 आई दे रखा है, टाइम निकल गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई 3600 कूलम। अब जो 96487 या फिर क्या कह सकते हैं 96500 कूलम, ये किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो 3600 कूलम किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3600 डिवाइड में क्या आ गया 964, इसकी जगह क्या ले सकते हैं 96500। ठीक है, तो इससे आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल। ये उसी तरीके से है, देखो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ना है। जैसे 3 यूनिट के अंदर क्या है 3 यूनिट है, इसके अंदर क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन मान लिए। ठीक है, 1 यूनिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6/3 और मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 1 के अंदर निकालने हैं, सेम 6/3, तो कितने आ गई 2 यूनिट। उसी तरीके से ये है। अब 96500 के अंदर क्या होंगे कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 सॉरी, तो 3600 कूलम के अंदर कितने होंगे, ये उस साइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड, जितने में निकालने हमने। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2.25 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला लगाओ। अब क्या करना है, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल दैट कैन एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली, मतलब वो मेटल्स बताओ जो इलेक्ट्रोलाइटिकली हम क्या कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब प्योर मेटल निकाल सकते हैं, कब इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो मेटल दैट आर ऑन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या होंगे इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्टेड होंगे, तो ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलम्स दैट नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O72 माइनस, कंसिडर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, पूछ क्या रखा है कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी कूलम्स के अंदर ताकि 1 मोल Cr2O72 माइनस का हम क्या कर सकें रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये रिएक्शन दे रखी है, इसके अंदर क्या करना है हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा 96500 कूलम के। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन हो उससे मल्टीप्लाई कर देना, वही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर रिएक्शन बैलेंस करके दी है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं तो 6 फैराडे यूज़ होगा। ठीक है, सिंपल क्या लिखा आ सकता है आंसर में 6 फैराडे भी लिखा आ सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं ना वही क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी होगी। ठीक है, 6 फैराडे क्या होगा 96500, ये भी होती है एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा तो ये, वरना इस हर जगह ये लिखना 96500 कूलम, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया, सिंपल। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने स्टार लगाए जाएं उतने लगा लो, क्योंकि सीबीएसई में लास्ट 10 साल में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बार बार, कभी रिचार्ज की कभी डिस्चार्ज की, दोनों टाइप की याद रखनी है। ठीक है, कब जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसकी क्या करनी है केमिस्ट्री, रिचार्ज की बतानी है कि कैसे रिचार्ज होता है किसके अंदर लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, क्या हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्ज, रिचार्ज के द्वारा
कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होगा वो भी बताना है हमें। अब जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है उसके अंदर क्या होता है, लेड पीबी एनोड होता है, ठीक है। अ ग्रिड ऑफ लीड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, PbO2 की ग्रिड होगी, ठीक है, कैथोड का काम करेगी। लेड क्या कर रहा है, पीबी एनोड है, PbO2 कैथोड है। सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ताकि क्या हो, मूवमेंट हो सके स्मूथली, इलेक्ट्रॉन का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो 38% सॉल्यूशन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जो हम लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ मतलब पढ़ रहे हैं ना, ये वही बैटरी होती है जो हमारे घर के इन्वर्टर में होगी, या फिर एक्टिवा के अंदर जो बैटरी डलती है, बाइक के अंदर बैटरी डलती है, ठीक है। तो आज आपको ये सौभाग्य मिलेगा कि हमारे घर के इन्वर्टर में कैसे क्या होता है, मतलब किस तरीके से हमारा इन्वर्टर क्या होता है, चार्ज होता है, तो उसमें कौन सी रिएक्शन है, तो वो तो एक्साइटिंग है, तो इजीली समझ में आ जाएगा। हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ोगे उतना अच्छा है। व्हेन द बैटरी इज़ इन यूज़, जब बैटरी क्या आ रही है, मतलब लाइट चलेगी, अब क्या कर रही है, अपनी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है पूरे घर को, तो उस टाइम पे कौन सी रिएक्शन होगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है हमारे इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। बैटरी के अंदर जो इन्वर्टर में लाइट पहुंचाएगा और फिर हमारे पूरे घर में लाइट आएगी, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड के ऊपर क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। तो पीबी सॉलिड क्या है, एनोड, जो यहाँ पे लिखा गया था, पीबी की रोड क्या है, सॉलिड, ठीक है। और सल्फेट आयन कहाँ से आए, H2SO4 से, तो SO4 2- आयंस के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रही है, PbSO4। इसमें मेन रिएक्शन पता है क्या है, पीबी किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Pb2+ के अंदर। एनोड है, ऑक्सीडेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो गया, ठीक है। कैथोड है, इसके ऊपर क्या है, PbO2। PbO2 की क्या थी, हमने कैथोड लिया था जो यहाँ पे भी है, ठीक है। कैथोड कौन होगा, PbO2 लेड ऑक्साइड। अब सल्फेट आयंस यहाँ पे भी होंगे, सल्फेट आयन और H+ आयंस भी होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन की क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड 38% H2SO4 है, ठीक है। तो H+ की है और SO4 2-, ये 2 टाइप के आयन है। अब जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो PbO2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4 के अंदर, ठीक है। और ये H+ और इसका O2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2H2O के अंदर, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल गए। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, पीबी सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड 2H2SO4 एक्वस के अंदर रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, 2 मोल PbSO4 के और 2 मोल H2O लिक्विड के, ठीक है। When a battery is charged, the reverse of all these reaction takes place। अब क्या होगी, बैटरी अपनी चार्ज होगी, ठीक है। तो जब चार्ज हो रही होगी, ये ऊपर की रिएक्शन कब थी, जब हमारी बैटरी लाइट पहुंचा रही थी पूरे घर में। अब जो अगर ये पूछ ले कि बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब हमारी जो लाइट है, जो बिजली आ गई, तो बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, ये देखते हैं ना हम, तो इन्वर्टर जब चार्ज होगा ना, तो ये क्या हो जाएंगी, सारी ऊपर की रिएक्शन अपोजिट हो जाएंगी। हैंड्स ऑन चार्जिंग, मतलब चार्ज करने पे क्या होगा, PbSO4 प्रेजेंट होगा किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। और कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू पीबी सॉलिड एंड PbO2 रिस्पेक्टिवली। और जब चार्जिंग की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, एनोड के ऊपर PbSO4 आ जाएगा, ये वाला, मतलब ये उल्टा करके वहाँ पे चला जाएगा। और कैथोड के ऊपर क्या आ जाएगा, पीबी सॉलिड और PbO2 सॉलिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, याद कर लो अच्छे से। सजेस्ट 2 मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूल्स इन द फ्यूल सेल। मतलब फ्यूल सेल के अंदर फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन के सिवा, ऐसे 2 मटेरियल बताओ। तो एक तो मीथेन होगा CH4, एक मीथेनॉल CH3OH, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं हम फ्यूल की तरह। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होगा, तो ये भी CBSE के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। या तो कौन सा आएगा, बैटरी के रिचार्ज या डिस्चार्ज का, या फिर क्या आएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो 3 या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े क्वेश्चन, उसके अंदर आता है ये रिपीट में। तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे पढ़ेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, मतलब जंग लगने के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर
मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि हवा और मॉइस्चर होता है ना, उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट ए पार्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन। तो जैसे हमारा गेट है, वहाँ पे क्या रहता है, हमेशा पानी, जब बार बार पानी मारते हो लोहे के गेट के ऊपर तो क्या होता है, जंग लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, एक जगह पे आयरन का। दैट स्पॉट बिहेव एज एनोड, और वही स्पॉट क्या होता है, एनोड का बिहेव करने लगता है। तो रिएक्शन क्या होगी एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब जैसे लोहे का गेट था, यहाँ पे एक स्पॉट बन गया, यहाँ पे स्पॉट बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आयरन था इसने 2 इलेक्ट्रॉन देके और किस में कन्वर्ट हो गया, ये Fe2+ एक्वस। एक्वस क्यों? क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिलीज कर दिए। अब जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ना एनोडिक स्पॉट पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए वो क्या करेंगे, मूव थ्रू द मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके मान ले किसी और जगह पे, दूसरी जगह पे पहुँच गए इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। मतलब H+ आयन्स की प्रेजेंस में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूस कर गया, किसको, ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। द स्पॉट बिहेव एज द कैथोड। अब ये स्पॉट किसका बिहेव करने लग गया, कैथोड का। H+ आयन कम आइदर फ्रॉम H2CO3 विच आर फॉर्म ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ CO2 from air into water or from dissolution of other acidic oxide from the atmosphere in the water। अब ये H+ आयन कहाँ से आए, तो ये कहाँ से आ सकते हैं, या तो H2CO3 जो कैसे फॉर्म हुआ है, जब CO2 गैस मिली हो वो इसके एयर के साथ, ठीक है, पानी की प्रेजेंस में, या फिर क्या हुआ, दूसरे एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किए हों, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कैथोड का, तो जो कैथोड होगी उस पर क्या रिएक्शन होगी कि O2 ऑक्सीजन H+ की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, H2O लिक्विड के अंदर। अब जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या होगी, Fe सॉलिड की O2 की प्रेजेंस में और H+ की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ के अंदर, 2H2O लिक्विड के अंदर। ऑल्सो जो फेरस आयंस होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, किससे, एटमॉस्फेरिक आयंस, ऑक्सीजन से, किसके अंदर, फेरिक आयन के अंदर। अब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही रहती है ना हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या करेगी ये फेरस आयन को, Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर देगी, फर्दर Fe3+ आयंस के अंदर। ये Fe3+ आयंस क्या करेंगे, मॉइस्चर के साथ कंबाइन हो जाएंगे जो कि सराउंडिंग में प्रेजेंट है, और किसकी फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.H2O। इसी को क्या बोलते हैं हम, रस्ट, जंग। हैंस जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इज इन्वेस्टिगेशन एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर क्या होगा, एनोड और कैथोड 2 टाइप के स्पॉट बन जाते हैं, फिर रिएक्शन होती है और क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ इन विच दे कैन डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सोल्ट्स। मतलब क्या करना है, ऐसी तरीके से ऑर्डर में इन्हें अरेंज करो कि इनकी रिएक्टिविटी क्या हो, ज़्यादा बढ़ती हो, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हो, फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम, और लास्ट में जो सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये बार बार पूछी जाती है रिएक्टिविटी सीरीज़, याद रखना। सबसे ज़्यादा होगा मैग्नीशियम, उसके बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, ठीक है। तो अगर NCERT के क्वेश्चंस में पूछा गया, इसका मतलब पेपर में पूछने के चांस हाई हो जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। अब नेक्स्ट है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कर रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं हमें, क्या कैसे इंक्रीज़ करने हैं, मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर रिड्यूसिंग पावर। मतलब इस तरीके से इसे अरेंज करो कि सबसे ज़्यादा रिडक्शन पावर किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, फिर किसकी होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो ना, उसी की, सिंपल देख लेना। अगर ये पूछा जाएगा ना रिड्यूसिंग पावर जिसकी ज़्यादा, जिसकी नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होगी वही क्या होगी, उसी का क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। अब इसमें देखो -2.9 है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा है, फिर क्या है -2.3, फिर -0.74, फिर
पॉजिटिव में 0.79, फिर है 0.80। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, के की, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, एम जी की, फिर क्या होगी, सी आर की, फिर एच जी की, फिर ए जी की। ये देखो सेम ये रे, के एम जी सी आर एच जी ए जी। तो ये चीज़ याद रखना। रिड्यूसिंग पावर पूछ ली जाए तो नेगेटिव में जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी ना, मतलब जो ज़्यादा हाई पे रहेगा वही क्या होगा, हाई रिड्यूसिंग पावर। नेक्स्ट है डिस्पेक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच Zn2+ सॉलिड 2Ag+ की प्रेजेंस में Zn2+ 2Ag+ रिएक्ट करेगा। तो हमें क्या बताना है, इसके अंदर ये सेल रिएक्शन दे रखी है, इसके अंदर हमें बताना है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज़ नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं ना एनोड पे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो एनोड क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल। तो सेल के अंदर करंट कौन कैरी कर रहा है, द आयंस आर द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल। मतलब एक्सटर्नल जो बाहर का सर्किट था उसमें तो कौन कर रहे थे, आयंस कैरी कर रहे थे करंट। और जो करंट फ्लो करेगा वो कहाँ से कहाँ होगा, सिल्वर से जिंक की तरफ। मतलब ये क्या है, जिंक का कंटेनर है, यहाँ पे क्या है, सिल्वर का, ठीक है। तो आयंस तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे जिंक से ए जी की तरफ, और करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट ए जी से जिंक की तरफ जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है, बार बार पूछी जाती है एमसीक्यू टाइप में भी, जो नीट वगैरह एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, और वैसे भी कि आयंस मूव करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में तो हमेशा एनोड से कैथोड जाएगा और करंट जाएगा कैथोड से एनोड, ठीक है। इन टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर। अब इंडिविजुअल रिएक्शंस बतानी है, हर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हुई थी। तो एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल्स इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो क्या करना है, डेल्टा जी नोट और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी है। तो अब आगे क्या करेंगे हम, 3.4 से आगे कितना रह गया, ओ भाई तुम्हारे एनसीईआरटी के ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, अब 1 घंटे की वीडियो होगी, बाकी फिर बाद में। थैंक यू।